हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2। यदि आप सभी लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है, एग्जाम आपका कोई भी हो और जो आप सभी का सिलेबस है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होते हैं। यदि आप सभी लोग एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम आप सभी का इजिली क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप सभी के यूपी टेट या सी टेट के बाद में आपको एक एग्जाम सुपर टेट भी देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दें, ये आप सभी की थ्योरी की क्लास और साथ में आप सभी के यहाँ पर प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर का। यहाँ पर आप सभी लोग क्वेश्चन आंसर देख पा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस या किन स्थलों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं, उत्तर पश्चिमी में सुलेमान एवं किरथर पहाड़िया से, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़िया से, मध्य भारत में विंध्य पहाड़िया से। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। तो यहाँ पर चलिए आप सभी को थ्योरी भी दिखा देते हैं, कोई भी डाउट होगा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया है। कहां पर उपजाना आरंभ किया है? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया गया है। कब? 8000 वर्ष पहले। 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया है। तो इनको पालतू बनाना किसने शुरू किया है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों ने। कब? 8000 वर्ष पूर्व। भेड़ है, बकरी है, गाय और बैल है। ये क्वेश्चन आप सभी का सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, जो ऑनलाइन का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहां कृषि का विकास हुआ है। तो कृषि का विकास कहां पर हुआ है? उत्तर पूर्व में गारो में हुआ है, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में हुआ है। क्या? कृषि का विकास। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। चावल सबसे पहले कहां पर उपजाया गया है? विंध्य के उत्तर में स्थित है ऐसे स्थान पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। नर्मदा घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। देखिए, शिकार किसको कहते हैं? आखेटक करना, यानी कि शिकार करना। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये तो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा है, तो ये तो 100% सही हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये भी अभी आपने देखा है। आंसर यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। तो ये अभी आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट है जो कि सही है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन यहाँ पर ए दिया है, दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। कारण आर दिया है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा है। तो ये दक्षिण एशिया किससे बटा है? एशिया समुद्रों से बटा है, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटा है। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। कारण जो आर दिया है कथन ए की सही व्याख्या है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि दक्षिण एशिया जो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, श्रीलंका
एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो बटे होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसको? दक्षिण एशिया को। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है और सही उत्तर का चयन करना है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले हैं। 4700 वर्ष पूर्व में कहाँ पर? सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदी है इसके किनारे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। तो पहला और दूसरा ये दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। पहला दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो चलिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिखा देते हैं। जो भी डाउट होंगे आपके तुरंत क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उपमहाद्वीप के बारे में बताया गया है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। बड़ी नदी में मिल जाती तो उसको सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ है। गंगा के दक्षिण में सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो गंगा के दक्षिण में जो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र है ये प्राचीन क्षेत्र है। कहाँ पर? मगध में, जो वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। जो मगध के शासक थे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ था? अभी आपने देखा है मगध के बारे में बताया गया है, तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। गंगा के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व यूनानियों एवं ईरानियों ने सिंधु को इंडोस अथवा हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। तो यहाँ पर 3000 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 2500 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये गलत है। भारत नाम का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश के लिए किया गया है। भूमि प्रदेश के लिए नहीं किया गया है, लोगों के समूह के लिए किया गया है। तो यह समूह के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों अथवा यूनानियों ने सिंधु को इंडोस अथवा हिंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। तो ये 3 पॉइंट है। क्या कहा है? हिंदोस कहा है, इंडोस कहा है, और इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि है इसको इंडिया कहा है। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ना कि भूमि प्रदेश के लिए। तो भारत का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का जो उल्लेख है, जो ये लोगों का समूह है, इसका उल्लेख इसमें मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें जिनको पांडुलिपि कहा जाता है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो लैटिन भाषा के मेनू से निकला है। लैटिन भाषा का शब्द मेनू से निकला है और इसका अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग मैन्यूस्क्रिप्ट और ताड़पत्र के बारे में देख सकते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई
पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता है। तो पांडुलिपि किसको कहते हैं? जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी या लिखी जाती हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट है और यह लैटिन शब्द से बना हुआ है। लैटिन शब्द कौन सा है? मैन्यू है। इसका अर्थ क्या होता है? हाथ, हाथ से निकला। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो जो पांडुलिपि है किस पर लिखी मिलती है? भोजपत्र पर लिखी मिलती है। भोजपत्र कहाँ से प्राप्त होता है? किस पेड़ की छाल से? तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। और ये कहाँ पर उगते हैं? तो ताड़पत्र अथवा हिमालय में उगते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द एडी का पूर्ण रूप एनो डोमिनी है, बिल्कुल सही है। इसका ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका पहला ये सही हो जाएगा। तिथियों से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द BCE का पूर्ण रूप बिफोर क्राइस्ट एरा है। बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। केवल पहला आंसर यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिफोर कॉमन एरा होगा। बिफोर कॉमन एरा इसका पूर्ण रूप है और एग्जाम में ये आपके यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और तीनों पेपर में रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही है। तो BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। तो यहाँ पर एनो डोमिनी सही हो जाएगा। BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा होता है, पहला सही हो जाएगा। CE का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा होता है। 3, 4, 1, 2 आंसर यहाँ पर C सही है। नेक्स्ट है, पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये बताना है। पांडुलिपियां सदैव ताड़पत्रों अथवा विंध्य क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अभी आपने देखा हिमालय होगा यहाँ पर, तो विंध्य क्षेत्र नहीं हिमालय क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। इनमें केवल धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा मिलती है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही क्या है यहाँ पर? ये प्रायः पांडुलिपियां जो है मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती, बिल्कुल सही है। इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। तो 3 और 4 यहाँ पर सही है। 3 और 4 यहाँ पर सही है। तो अभी यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिखा था विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, हिमालय क्षेत्र होगा तो पहला गलत है। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है? केवल धार्मिक मान्यता व व्यवहारों की बात की गई है, ये यहाँ पर गलत है। आपने देखा है यहाँ पर C आंसर सही है, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है, अशोक के आदेश पर लिखा गया लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में कौन कौन सी लिपियां भाषाओं का प्रयोग किया गया है? पहला और तीसरा सही है, यूनानी और आरमेक। यदि आपने एसएसटी की प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देखा है इस चैनल पे तो आप लोगों को ये पता होगा कि किस प्रकार से यूनानी है और आरमेक है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। केवल पहला और तीसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही है। सही उत्तर का चयन करना है। ऐसे अभिलेख सदैव काष्ठ जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो काष्ठ यानी कि लकड़ी पर नहीं, पत्थर व कठोर धातु की सतह पर। धातु या पत्थर क्या होगा? धातु व पत्थर। तो आंसर यहाँ पर आपका ये पहला गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया केवल राजाओं तथा रानियों ने ही अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। पहला और दूसरा ये दोनों गलत हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। नेक्स्ट है, पुरातत्व विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है ये बताना है।
अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है। पुरातत्वविधि होता है, बिल्कुल सही है। ये इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं पुरातत्वविधि, ये भी सही है। इसके बाद में जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, ये भी आपका सही है। जले हुए रूप में बचे अन्न के दानों से लोगों के खान पान की जानकारी प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे और ये जितने भी पॉइंट है एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन यहाँ पे दिया है, इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जासूसों की तरह होते हैं, बिल्कुल सही है। कारण दिया है, ये सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते, ये भी सही। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये सीरीज आप सभी की कंटिन्यू रहने वाली है, इसलिए आप सभी लोग चैनल पर जरूर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।